हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्शिता के चेहरे पर सूरज की रोशनी आती है और वो प्यारी सी स्माइल के साथ अंगड़ाई लेते हुए बेड से उठकर बोलती है, गुड मॉर्निंग इंडिया। ये बोलकर वो रसोई में जाती है और खाना बनाती हुई अपनी माँ को पीछे से हक करके बोलती है, गुड मॉर्निंग माँ। उठ गई मेरी हर्षु बच्ची, नाश्ता कर ले। तेरा फेवरेट चीज सैंडविच बनाया है। वाओ, मेरा चीज सैंडविच। मैं बस नहा कर आई फटाफट से। ठीक है, जल्दी आ। हर्षिता ये बोलकर जल्दी से नहा कर आती है और अपनी माँ के हाथ का बना सैंडविच जैसे ही खाती है, उसकी पड़ोसन उसके पास आती है और बोलती है, अरे अनुपमा, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। देख जरा ये सूट कैसा है। अरे ऐसा कौन सा सूट लाई है, कभी तो लाती नहीं तू। अरे मैं लाई तो अपने लिए थी, फिर मेरे इनको ये अच्छा नहीं लगा मुझ पर, तो मैंने कहा जब इन्हें पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों पहनूं, इसलिए मैं ये तुझे देने आ गई, तू पहन लियो। अरे ये तो किसी भी फिटिंग का कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, ये तो हर्षिता को दे देती हूँ, उस पर खूब खिलेगा। मेरी हर्षु देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। अरे तू पागल है क्या, उसको क्यों दे रही है। रंग देख तेरी बेटी का, वो सांवली सी है और तू गोरी सी। लगता ही नहीं कि तुम दोनों माँ बेटी हो। मैं कह रही हूँ ना अनुपमा, तू ही पहन लियो इसे, तेरी बेटी पर अच्छा नहीं लगेगा। आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा मत बोल दियो। हर्षु जैसी भी है मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब जा, ये ले जा अपना सूट और किसी और को दे दियो। अरे इस सूट को मेरी बेटी तो क्या, मैं भी ना पहनूं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। वो पड़ोसन अनुपमा से सुनकर चली जाती है और तभी अनुपमा अपने हर्षु को ऐसे रोता हुआ देखकर बोलती है, अरे हर्षु मेरे बच्चे, तो रो क्यों रही है उस नागिन पड़ोसन की वजह से। ना ना मेरे बच्चा, नहीं रोते ऐसे, उसको बोलने दे जो बोलना है। वो तो पागल है। बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। चल मैं तुझे उपटन लगाऊंगी, उससे तेरा रूप निखर जाएगा। पर माँ, उससे मैं गोरी थोड़ी ना हो सकती हूँ। मैं जैसी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। अच्छा मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर किसी काम से। पर कहाँ बेटा, मुझे तो बता दे। बस माँ, मेरा मूड ऑफ है, मैं थोड़ी देर कहीं अकेले बैठना चाहती हूँ, फिर आ जाऊँ। ये बोलकर वो अपना पर्स लेकर निकल जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, भगवान मेरी क्या गलती है। अगर मेरा रंग सांवला है तो क्या दुनिया में बस गोरा रंग है सब कुछ होता है। हम लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मेरे जैसे लड़कियों की क्या कोई जिंदगी नहीं है। हमारी लाइफ में क्या कभी कोई लड़का नहीं आ सकता। हमेशा लड़के गोरी लड़कियों को ही क्यों चुनते हैं, हम जैसी लड़कियों को पसंद क्यों नहीं करते। क्या मुझे भी सबकी तरह कोई पसंद नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ना सही, मैं अपनी मर्जी से अपने लिए लड़का चुनूंगी और लव मैरिज करूंगी। यहाँ से उठकर वो चलते चलते एक रिवर के किनारे आ जाती है और उसमें अपनी शक्ल देखती है। तभी एक लड़का उसको पीछे से आकर डरा देता है, जिसकी वजह से वो उस पानी में गिर जाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ से एक जतिन नाम का हैंडसम सा लड़का गुजरता है। हर्षिता को डूबता हुआ देखकर वो पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाता है। फिर वो उसे बचाकर बाहर ले आता है। वो उसका पेट दबाकर सारा पानी बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसके हाथों को रब करता है, जिसके बाद वो होश में आती है और अपनी आंखें खोलती है। तभी, अरे आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। आप किसी बात से परेशान हैं क्या? हाँ बस थोड़ी सी। आप परेशान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड करने की कोशिश करेंगी। बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। एक मिनट, क्या बोला आपने? सुसाइड? अरे मैं क्यों सुसाइड करने लगी? मुझे किसी ने पीछे से धक्का मार के गिराया था। अरे जिसकी वजह से मैं गिर गई। मैं इतनी पागल थोड़ी ना हूँ जो फालतू में अपनी जान जोखिम में डालूंगी। ओह आई एम सॉरी, आप धूप में आ जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी। वैसे आप परेशान क्यों थी, मुझसे शेयर कर लीजिए, क्योंकि दुख जितना बांटते हैं उतना ही कम होता है। ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकूं। अच्छा ऐसा है क्या? सो हाय, माय नेम इज जतिन। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगी? जल्दी बताइए, मैं बस 3 तक गिनती गिनूंगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2 और ये रहा टिक टिक 3। अभी
मैं बनूंगी ना आपकी दोस्त। ओके, तो अब से हम दोस्त हैं और दोस्त होने के नाते आपको अपनी बात मुझसे शेयर करनी पड़ेगी। अरे जतिन, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो बस मेरे कॉलेज का असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ी सी सैड हूँ। बस इतनी सी बात के लिए मेरी दोस्त ने इतने मोटे मोटे आंसू बहाए। अच्छा कोई नहीं, आपका प्रोजेक्ट मैं बनवा दूंगा, बट पहले अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम हर्षिता है। अच्छा हर्षिता, आप मेरे साथ मॉल चलेंगी? वो क्या है ना, मुझे कुछ शर्ट्स वगैरह चाहिए, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आप चलकर मेरी हेल्प करोगी प्लीज? जी ठीक है, चलिए। जतिन के इतना कहने पर हर्षिता उसके साथ मॉल जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ जाकर जतिन उससे अपनी शर्ट पसंद करवाता है और फिर उसे लेने के बाद दोनों कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ हर्षिता बोलती है, अरे आपने मेरे पसंद की शर्ट क्यों ली और आपको कहाँ पहन कर जाना है इसे? वो इसीलिए ताकि आपका मन कहीं लग जाए, और वैसे भी मुझे आपकी पसंद बहुत पसंद आई। इस तरह के कपड़े कभी मैंने पहने नहीं हैं। जाना तो कहीं नहीं, बस मैंने अपने बर्थडे की शॉपिंग आपके साथ कर ली। क्या आपका बर्थडे है? कब? कल है हर्षिता जी। कल आपको बर्थडे पार्टी मैं दूंगी। अरे बर्थडे तो मेरा है तो मैं दूंगा ना। नो जतिन, ये ट्रीट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, और वैसे भी आपने मेरी जान जो बचाई थी। ओके जी। दोनों की दोस्ती पहली मुलाकात में ही काफी अच्छी हो गई थी। अगले दिन दोनों उसी पार्क में मिलते हैं और हर्षिता बोलती है, जतिन हैप्पी बर्थडे, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, और ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। और थैंक यू सो मच हर्षिता, तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया, फिर तो खाना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा करो, तुमने बनाया है तो तुम ही इसे मुझे खिला दो। ओके, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। हर्षिता उसे जैसे ही अपने हाथों से गुलाब जामुन खिलाती है तो एक ईंट उसके पैर के नीचे आ जाती है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देती है और जतिन उसकी कमर पकड़कर उसे बचा लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी जतिन बोलता है, हर्षिता तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। इस तरह हर्षिता उसका बेस्ट बर्थडे मनाने के लिए उसके साथ क्लब जाकर, रेस्टोरेंट जाकर और बहुत भी जगह जाकर एंजॉय करती है। धीरे धीरे हर्षिता को जतिन से प्यार हो जाता है। दोनों अक्सर मिला करते थे। ऐसे ही एक दिन हर्षिता उसके लिए गुलाब के फूल लाती है और उसे देने लगती है कि तभी अचानक ही उसका मन बदल जाता है। लेकिन फिर भी जतिन उसके हाथ में रोज देख लेता है और बोलता है, हर्षिता मुझे ये रोज नहीं दोगी? मेरे लिए लाई हो ना, मुझे आई लव यू कहने। देने तो तुम्हें ही आई थी, पर देती कैसे? तो दिया क्यों नहीं? कैसे? मैं तो एक सांवली लड़की हूँ ना, कैसे बताती आपको? क्या आप मेरे प्यार को अपना लेते अगर मैं आपसे कहती कि आप एक सांवली लड़की की पसंद है? बस इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, और ये भी डर था कि कहीं मैंने आपको सच बता दिया तो इस दोस्ती के रिश्ते से भी हाथ न धो बैठूं। ऐसा कुछ नहीं है हर्षिता, मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से चाहने लगा हूँ और मुझे मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी हर्षिता? हाँ जतिन, मैं आपसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। अगले दिन हर्षिता और जतिन मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हर्षिता की माँ उन्हें आशीर्वाद दे देती है। जतिन उससे शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहां जतिन की माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, जतिन तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ को बिना बताए तो इस सांवली लड़की से शादी करके इसे घर ले आया। तू अपनी पसंद से इस लड़की को शादी करके लाया है? कहाँ से लगती है तुझे ये अपने लायक? शक्ल देख इसकी। माँ बस बहुत हो गया, आप कभी हम दोनों के रिश्ते को हाँ करती ही नहीं, इसीलिए मजबूरन मैंने इससे शादी कर ली और घर ले आया सीधा। और हाँ माँ, ये मेरी पसंद है, पर उससे पहले ही हर्षिता ने मुझे अपनी पसंद बना लिया था। वाह बेटा वाह, मतलब तू इस सांवली लड़की की पसंद है, मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। जतिन ये बात तो ध्यान में रखियो। माँ ये आपकी बहू है, आपकी बहुत सेवा करेगी, बहुत संस्कारी भी है, और अब बहू तो आपकी बन भी गई है तो अपना भी लीजिए। रिश्तों में खटास अच्छी नहीं लगती। माँ जी मुझे एक मौका तो दीजिए। तू मुझे माँ जी मत कह, समझी? गुस्से में मीनाक्षी ये बोलकर चली जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जतिन के मुताबिक हर्षिता घर के सारे काम बखूबी कर लेती है और अपनी मर्जी से सारा खाना तैयार कर देती है। तभी टेबल पर वो खाना देखकर
मीनाक्षी बोलती है। जतिन, ये सरसों किसने बनाई है? तुझे पता है ना, सोमवार के दिन मेरे घर में ये नहीं बनता। हर दिन जो बनना होता है वो लिस्ट में देखकर ही बनता है। जी माँ जी, जतिन जी ने बताया मुझे। उस वाली लिस्ट के हिसाब से हर सोमवार को आलू गोभी, मंगलवार को भिंडी, बुधवार को कड़ी, ये सब कौन खाता है माँ जी? इसलिए मैंने उस लिस्ट को फाड़ ही दिया। अब आपकी बहू आ गई है ना, तो आप खाने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं सब बना दिया करूँगी। हाँ माँ, मैं भी वो ही खाना खाकर बोर हो गया था, इसीलिए मैंने ही हर्षिता को कहा कि आज कुछ नया बनाओ। क्या तूने मेरे घर में आते ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया? तेरी ये मजाल, तूने उस लिस्ट को फाड़ा। अब क्या मैं तेरी सुनूं? तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस हमें खाने को फेर बदल कर खाते रहना चाहिए, आपको भी आराम मिल जाएगा। अब तो मैं आ गई हूँ ना। हर्षिता ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। मीनाक्षी अपने बेटे के साथ बैठकर खाना खा लेती है। वक्त बीतता जाता है। हर्षिता अपनी पसंद की हर चीज घर में बनाने लगती है और अपनी पसंद का काम करने लगती है। अपनी सास पर भी वो अपनी पसंद को थोपा करती, जिससे मीनाक्षी परेशान होने लगती है और जतिन से बोलती है। जतिन बेटा, ये क्या है? तेरी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है, तुझे कुछ पता भी है? वो अपनी पसंद का खाना खिलाती है मुझे हमेशा। अरे कभी मुझसे पूछती भी नहीं है कि माँ जी आप क्या खाना चाहती हो, बस अपनी पसंद का बना लेती है। और कल परसों तो अपनी पसंद के पर्दे लाई मेरे कमरे के लिए, और तो और मैं सूट ले रही थी तो अपनी मर्जी चला रही थी। माँ जी आप ये ले लीजिए, माँ जी आप वो ले लीजिए। ऐसे थोड़ी होता है। इसे इसके सांवलेपन की वजह से मैं कुछ भी नहीं कहती, वरना गुस्सा तो मुझ में इतना है। खैर छोड़, फिर भी मैं चुप रह जाती हूँ। कुछ समझाओ उसे। अपनी माँ की बात सुनकर उसे मीनाक्षी का दर्द समझ आता है और इस बात के लिए वो हर्षिता को बहुत खरी खोटी सुनाता है और बाद में प्यार से समझाकर माफी भी मांगता है, जिसके बाद हर्षिता को अपनी गलती समझ आती है और वो फिर कभी भी अपनी सास पर अपनी कोई पसंद नहीं थोपती। साथ ही मीनाक्षी उसे अपनी बहू के रूप में वक्त के साथ स्वीकार कर लेती है। कंगना एक बहुत ही सुंदर और नखरीले स्वभाव की लड़की थी। वो हर छोटी बड़ी बात को मनवाने के लिए अपने परिवार वालों के आगे बहुत सारे नखरे किया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दिल्ली में रहने वाले एक अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है और कुछ ही समय बाद उसकी अनुज के साथ शादी हो जाती है। पर शादी के बाद भी कंगना के नखरे कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ससुराल में उसकी विधवा सास करुणा देवी रहा करती थी। ऐसे ही एक सुबह वो देर तक सो रही होती है कि तभी उसकी सास उसे जगाते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, अरे कब तक खराटे मारती रहेगी? अरे यही संस्कार दिए क्या तेरे माँ बाप ने? माँ जी उठ रही हो ना, क्या हो आप सुबह सुबह गजलंबा भाषण दिए जा रही हो? अरे आज संडे है और काम वाली भी नहीं आई आज, और मेहमान आने वाले हैं बहुत सारे। What the hell माँ जी, आज क्यों नहीं आएगी वो? आप उससे बोल दो ना कि हम एक दिन का उसको ज्यादा दे देंगे, लेकिन वो आ जाए काम पर। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बोले जा रही है तू? तू है, मैं हूँ, हम दोनों मिलकर कर लेंगे काम। कभी नहीं माँ जी, मैं और घर का काम करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद तैयार होकर वो नीचे आती है और आराम से सज सफर कर सोफे पे बैठ जाती है। बेचारी करुणा देवी अकेले ही घर का सारा काम करती है। दिन बीतते जाते हैं, पर कंगना की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे खाना बनाने को कहती है, तो वो बाथरूम में जाकर अपने मुंह में उंगली डालकर जबरदस्ती उल्टियां करने लगती है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर करुणा देवी उससे बोलती है, बहू क्या हुआ तुझे, और तू ये उल्टियां क्यों कर रही है? सब ठीक तो है ना? माँ जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं और दिल भी बड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है। कहीं बहू माँ तो नहीं बनने वाली? माँ जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं कर लूंगी सारा काम। और हाँ, ज्यादा तबीयत खराब लगे तो बता देना मुझे, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन
करुणा मार्केट से अपने और अपनी बहू के लिए साड़ियाँ लेकर आती है और उससे कहती है, बहू, अरे ये देख, ये कैसा है, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। माँ जी क्या है ये? क्या लेकर आई हो आप मेरे लिए ये? कहाँ मैं इतनी सुंदर और ये भद्दी सी साड़ी पहनूंगी? रंग देखा है आपने इसका? इसे पताशे में मकोड़ा। अरे बेहया, कैसी बात कर रही है तू? अरे कोई प्यार से तोहफा लाता है ना तो उसे कबूल किया जाता है, ना कि तेरी तरह नाक चढ़ाते हैं, समझी? अरे प्यार से लाई है तो इसका मतलब कुछ भी पहन लूंगी क्या? मेरी भी कोई क्लास है, कोई चॉइस है। अरे फेंक दे इसे कलमुही। अरे मैं सोची कि तू माँ बनने वाली है तो तुझे खुश करने के लिए कुछ करूं, पर तू किसी काबिल नहीं है। क्या? अरे ये किसने बोल दिया आपको कि मैं माँ बनने वाली हूँ? माँ जी आप झूठ कहाँ से लेकर आती है? नहीं, अभी मुझे ना मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है। माँ बन के मैं अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। वक्त बीतता जाता है। अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर धीरे धीरे करुणा देवी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो डिप्रेशन में रहने लगती है। जहाँ पर अब करुणा की तबीयत खराब रहती थी तो वहीं दूसरी तरफ घर की काम वाली भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चली जाती है, जिसके चलते काम की सारी जिम्मेदारी कंगना पर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन कंगना खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या है ये? कहाँ फंस गई मैं? सारा दिन बस काम 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 ही करती रहती हूँ। एक तो वो कमजात काम वाली छुट्टी पे चली गई, दूसरा ये बुढ़िया खाट पकड़ कर बैठ गई। इसको तो काम ना करने का बहाना मिल गया। ऐसे ही एक दिन कंगना बाहर बाजार से सब्जी लेने जाती है और घर आते वक्त उसके हाथ में प्लास्टर लगा कर आती है। उसको इस हालत में देखकर उसकी सास बोलती है, ये क्या हुआ बहू? कैसे हुआ ये सब? वो माँ जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और आसपास के लोग ना मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, इसीलिए मुझे ये प्लास्टर चढ़ा दिया। अरे बहू, तू अकेले ही सब कुछ करवा के आ गई। अरे एक बार फोन कर देती मुझे, मैं और अनुज आ जाते तेरे पास। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो मैं घर आ ही गई हूँ। आप मेरे लिए जरा एक कप गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और दवाई भी तो लेनी है। हाँ, तू जा अपने कमरे में, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कंगना का हाथ ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। तो वहीं बेचारी करुणा देवी बीमारी की हालत में भी घर का सारा काम अकेले ही करती है। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर करुणा की दोस्त वीना आती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होती है। वीना करुणा से बोलती है, हाय नी, तेरी नूह कित्थे है? जरा बुला तो सही उसनु। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय नी, की सियापा हो गया उसका? अरे उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर ने उसके हाथ में प्लास्टर लगा दिया। अच्छा, जरा मैनू लेके तो चल उसके कोल एक बारी। दोनों उसके कमरे में जाते हैं और वीना कंगना से कहती है, हाँ पुत्र जी, किवे हो तुसी? जी ठीक ठाक हूँ, आप कैसी है? और मैं तो बाली चंगी हूँ। कुछ देर तक तो वो लोग वहीं बातें करते रहते हैं और वीना अकेले में जाकर करुणा को बताती है, यार करुणा, एक गल कहा, तू ना बुरा ना मनी, पर मिन्नू ना इतना लग रहा है कि तेरी बहू नाटक कर रही है। उसके हाथे ना कुछ नहीं होया, सारा ड्रामा कर दी पई है वो। नहीं यार, अरे तूने देखा नहीं क्या? उसके हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ है। देख यार, मैं एक डॉक्टर हैगी हां, मिन्नू ता मरीज दी शक्ल देख के पता लग जाता है कि उसनो किथे तकलीफ है। कुछ देर बाद वीना वहाँ से चली जाती है और करुणा उसकी कही बातों के बारे में सोचते सोचते अपनी बहू के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि उसकी बहू अपने हाथ से प्लास्टर निकालकर बड़े ही आराम से टीवी देख रही है। ये सब देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अपने बहू के कमरे में जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे करमजली, मैंने तुझ पर इतना यकीन किया, तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तू मुझसे झूठ बोलती रही।
अरे ये है तेरा असली सच। अरे कोई शर्म बची है तुझ में? अपनी सास की बातें सुनकर कंगना का सर शर्म से झुक जाता है और वो बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। अरे जब तुझे करते हुए शर्म नहीं आई तो अब रो क्या रही है? अरे आज के बाद मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ, तू आज से आजाद है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत कीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं पक्का आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर दूंगी, पर याद रखना आज के बाद अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे दोबारा मौका नहीं दूंगी। इस तरह करुणा कंगना को माफ कर देती है और दोनों सास बहू फिर से एक साथ रहने लगते हैं। साथ ही कंगना अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाती है। थोड़े ही समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ महीनों बाद वो एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।